हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 के केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम 160 का वीडियो लेके आए हैं। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा केमिस्ट्री का 8वां लेसन बनता है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिकम। ये जो हमारा लेसन है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिकम, इसको आज हम कंप्लीट इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर से कुछ नहीं तैयार किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने भर के लायक आप इसमें तैयार हो जाएगा। इस वीडियो में हमने पूरे एक एक टॉपिक को इसमें जितने भी टॉपिक्स बनते हैं इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को कवर किए हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए भाई क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिकम। देखो इसमें तीन अलग अलग ग्रुप मिला करके एक चैप्टर बनाया गया। एक तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, यानी एल्डिहाइड क्या होते हैं, एल्डिहाइड को इसी में बताया गया और कीटोन को भी इसी में बताया गया और कार्बोक्सिलिकम। तो एक चीज जान लेना, एल्डिहाइड कीटोन इनके जो ग्रुप होते हैं भाई, एक कार्बोनिल ग्रुप दोनों में पाए जाते हैं। तो दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होने के कारण इन दोनों को लगभग साथ ही अध्ययन किया जाता है। दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज मिलती है, समानताएं देखने को मिलती है। तो इसी समानताओं के कारण इसको इसमें देखने को मिला है। इसी तरीके से आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसमें भी कार्बोनिल समूह पाए जाते हैं। तो इसीलिए इन तीनों को एक साथ रख करके एक ही चैप्टर में अध्ययन किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बनता है वो यही पूछा जाता है कि एल्डिहाइड क्या है, इसको बनाने की विधियां बताओ तथा इसके रासायनिक गुण बताओ। तो चलिए सबसे पहले एल्डिहाइड होते क्या है पहले इनको जान लेते हैं। भाई अगर हम बात करें कि एल्डिहाइड कहते किसे हैं, तो एल्डिहाइड जो होते हैं प्राथमिक अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकृत उत्पाद एल्डिहाइड कहते हैं। यानी जो प्राथमिक अल्कोहल होता है, अब प्राथमिक अल्कोहल क्या होते हैं भाई, CH3CH2OH होता है या इसे आप ROH कह सकते हैं। कुल मिला के अगर प्राथमिक अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकृत करते हैं, देखो एक होता है हाइड्रोजनीकृत हाइड्रोजनीकरण, एक होता है विहाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण में H2 जोड़ा जाता है और विहाइड्रोजनीकरण में H2 निकाला जाता है। तो अगर हम जो हमारा प्राथमिक अल्कोहल है, जैसे मान लो RCH2OH, ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल है। तो अगर हम प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कर दे, विहाइड्रोजनीकरण मतलब जैसे कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो इसमें से H2 निकल जाएगा। तो ऑलरेडी हमारा RCHO और H2 इस तरीके से निकलेगा। तो ये हमारा एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड। समझ में आया नहीं भाई, जो हमारा प्राथमिक अल्कोहल होता है, अगर हम प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं मतलब H2 बाहर निकालते हैं तो जो बनता है उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड समझ में आ गया ना, एल्डिहाइड क्या है। अगर इसके जनरल फार्मूले की बात करें तो एल्डिहाइड का जो हमारा जनरल फार्मूला होता है RCHO होता है। क्या होता है, RCHO। R के स्थान पर जहां R आप लिख सकते हैं, जहां R जो होता है कोई एल्किल समूह होता है। क्या होता है, एल्किल समूह होता है, यानी R जो होता है एल्किल समूह होता है। और R के स्थान पर आप H भी रख सकते हैं। मतलब अगर HCHO हमने CHO सेव रखा है, बस R के स्थान पर H रख दिया तो यह हमारा जो बना है इसे बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोला जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरीके से अगर आप R के स्थान पर एल्किल समूह ले लेते हैं जैसे CH3CHO तो यह हमारा बन जाता है एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। तो यह हमारा एसिटल्डिहाइड बनता है। इसी तरीके से आप जैसे आप R के स्थान पर एल्किल समूह बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नया नया एल्डिहाइड आपको मिलता जाएगा। समझ में आ गया। तो अब अगर एल्डिहाइड में देखा जाए तो हमारा जो समूह होता है, समूह एल्डिहाइड में कौन सा समूह पाया जाता है, तो देखो CHO लिखा है तो ये C हो गया और ये H हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो ये हमारा एल्डिहाइड में CHO समूह, इसको मान सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो CHO। ये हमारा समूह क्रियात्मक समूह CHO पाया जाता है। समझ में आ गया ना। एल्डिहाइड का समूह क्या होता है, CHO समूह होता है
CHO ये एल्डिहाइड समूह बोला जाता है, इसी को एल्डिहाइडिक समूह बोला जाता है। आप इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक है। अगर ऐसा जनरल फार्मूला देखा जाए तो RCHO होगा। तो ये सामान्य सूत्र इसका है एल्डिहाइड का, सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र ये होगा। इसके R के स्थान पर H भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो फॉर्मल्डिहाइड भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ ये एस्टल्डिहाइड है। एल्डिहाइड जो है प्राथमिक अल्कोहलों का बी हाइड्रोजनीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? बी हाइड्रोजनीकरण कराएंगे। बी हाइड्रोजनीकरण। आप जब बी हाइड्रोजनीकरण कराओगे, बी हाइड्रोजनीकरण का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो जब भी हाइड्रोजनीकरण कराओगे तब हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आया नहीं? अगर बात करें इसका आईयूपीएसी नेम लिखने की, तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आप जान लीजिए आईयूपीएसी नेम, एल्डिहाइडों का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ जैसे एल्केन है तो एल्केन में से ई हटा करके एल लगा देना है। क्या लगा देना है? एल। तो यह आपका आईयूपीएसी नेम जो बन जाएगा एल्के नल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्के नल। जैसे लिखा है यहाँ पर SCHO, तो एक कार्बन इसमें दिख रहा है तो ये बन जाएगा मेथेनल। क्या बन जाएगा? इसका आईयूपीएसी नेम अगर देखा जाए तो ये मेथेनल हो जाएगा। इसी तरीके से एस्टल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम अगर देखा जाए तो इसमें 2 कार्बन दिख रहा है तो एथ हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नेम भी लिखा जाता है। जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ाते जाओगे, एथेनल या प्रोपेनल, फिर ब्यूटेनल, पेंटेनल, ऐसे ऐसे जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका नाम बदलता जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि एल्डिहाइड होते क्या है, यानी एल्डिहाइड किसे कहते हैं। एल्डिहाइड भाई अगर हम प्राथमिक अल्कोहलों का बी हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो हमें जो है एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड का समूह जो होता है CHO होता है और इसका जनरल फार्मूला RCHO होता है। इसका आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए जो है कुछ नहीं करना है, एल्केन में से ई हटा के Al जोड़ देना है तो हमारा एल्केनल बन जाएगा। इसी तरीके से मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नेम बनता है। समझ में आ गया? चलो अब इसके बनाने की विधि भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों हम बात कर लेते हैं एल्डिहाइडों के निर्माण की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, यानी एल्डिहाइड को बनाने की विधियां कौन कौन सी है। तो ज्यादा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वही की बात करेंगे। सबसे पहली विधि है अल्कोहलों से। किससे? अल्कोहलों से। देखिए कैसे बनाया जाता है अल्कोहल से। अल्कोहल का फार्मूला जो होता है भाई, प्राथमिक अल्कोहल से बनाएंगे तो प्राथमिक अल्कोहल हमारा होता है CH3CH2OH। ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल है भाई, अल्कोहल। वैसे अगर देखोगे तो ये एथिल अल्कोहल लिखा गया है। प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। क्या कराओगे? ऑक्सीकरण। आप यहाँ ऑक्सीकरण लिख सकते हैं, नहीं तो आप टेबलेटोफोर भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के प्राथमिक अल्कोहलों का अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं, क्या कराते हो? ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें जो है देखो होगा क्या। आप देख रहे हैं इसमें H2O दिख रहा है। अरे H2O यहाँ इतना देखो, H2O दिख रहा है नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं करना है, H2O निकाल देना है और ये ऑक्सीजन इसी पे CH बचा है वो लगा देना है तो हमारा बन जाएगा CH3CHO बन जाएगा और साथ में जो है H2O निकल जाएगा। तो ये हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है। यदि हम प्राथमिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें जो है एल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्रिया है। आपने यहाँ पे जो नसेंट ऑक्सीजन लिखा है ये आया कहां से है? आप सोच रहे होंगे ये आया कहां है। देखिए इसके लिए आप प्रबल ऑक्सीकारक जैसे मान लीजिए K2Cr2O7 और साथ में जो है H2SO4, अगर आप इन दोनों का युग्म लेते हैं तो ये जो है आपको नसेंट ऑक्सीजन ला करके देता है। तो इसी नसेंट ऑक्सीजन से जब आप ऑक्सीकरण कराओगे तब आपका एल्डिहाइड बनता है। पहली विधि समझ में आ गया? लिखोगे कैसे? लिखना भी पड़ेगा इसको। तो आप सीधा सीधा लिखेंगे कि जब हम प्राथमिक अल्कोहल, ऐसे ही लिखना है, कहीं अलग नहीं जाना। जब हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते, क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण। अरे जब भी ऑक्सीजन का ऐड होता है तो ऑक्सीकरण होता है, तो ध्यान रखना ऑक्सीकरण कराते हैं तब हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। बस इतना लिख दीजिए, आराम से रिएक्शन लिख दीजिए, काम हो जाएगा। बस इतना लिखना है कि जब हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं
तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब ये ऑक्सीकरण किससे कराओगे, तो आप K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ले लेना, आराम से नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। समझ में आ गया। चलो दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। अगली बनाने की विधि है कि अम्ल क्लोराइडों से, यानी अम्ल क्लोराइड से हम जो है एल्डिहाइड बनाएंगे। कैसे बनाओगे, चलो देखते हैं। भाई अम्ल क्लोराइड का फार्मूला है CH3COCl। इसका नाम आप लिख सकते हैं एसिटिल क्लोराइड। कौन सा, एसिटिल क्लोराइड। ये एसिटिल क्लोराइड है। अब एसिटिल क्लोराइड पर क्या कराएंगे, H2 हाइड्रोजन का योग कराएंगे, मतलब अपचयन अभिक्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे, अपचयन। और अपचयन जो होता है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम अपचयन कराते हैं तो होगा क्या कि ये एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ Cl बना लेगा, आराम से Cl निकल जाएगा ना, और एक हाइड्रोजन यही लग जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CH3CHO और प्लस HCl। ये आपका क्या है, एल्डिहाइड ही तो है। ये आपका एल्डिहाइड है। कौन है, एल्डिहाइड। अरे CHO समूह लगा है तो एल्डिहाइड नहीं हुआ। और वैसे अगर नाम देखना चाहो तो ये एसीटल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड। ये आपका एसिटल्डिहाइड है। और ये आपका एसिटिल क्लोराइड है, जिसे हम अम्ल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल क्लोराइड। इसी को अम्ल क्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक, अम्ल क्लोराइड जनरल हो गया और एसिटिल क्लोराइड हमने एक कंपाउंड ले लिया है। तो आपको लिखना कैसे है, लिखना यही है कि जब हम अम्ल क्लोराइड पर H2 द्वारा अपचयन कराते हैं, किसके द्वारा करा रहे हो, अरे हाइड्रोजन का योग कराते हैं, यानी अपचयन कराते हैं, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं, तब हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। बस इतना तो लिखना है। अब एक बात ध्यान रखना कि हमेशा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही अपचयन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आप जो है एसिटिल क्लोराइड का जब अपचयन कराओगे तो एल्डिहाइड और HCl बनता है। तो लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है कि जब हम अम्ल क्लोराइड का H2 द्वारा अपचयन कराते हैं तब हमें जो है एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कितना लिख लेना और आराम से रिएक्शन दे देना। समझ में आ गया ना, हो जाएगा बनाने की विधि। चलो अगला देख लेते हैं। अगला एल्डिहाइड हम जो बनाने वाले हैं वो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। कैसा एल्डिहाइड होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड कैसे बनाया जाएगा, भाई एरोमेटिक एल्डिहाइड में एरोमेटिक बेंजीन रिंग होगा, उस पर CHO लगाना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम बेंजीन लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि सर्वप्रथम हम बेंजीन लेते हैं। क्या लेंगे, बेंजीन। और बेंजीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और साथ में जो है HCl लेंगे। और इसकी अभिक्रिया जो है AlCl3 की उपस्थिति में और साथ में CuCl क्यूप्रिक क्लोराइड, इन दोनों के युग्म के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो देखो कितना आसान है। आपको एक चीज पता है कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन के हर कार्बन पर हाइड्रोजन बैठा है। कौन बैठा है, हाइड्रोजन बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ जोड़ेंगे और CO ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन निकलेगा, CHO हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये CHO यहीं लग जाएगा। तो आपका यही बेंजीन रिंग जो है बन जाएगा, यहाँ पर CHO हो जाएगा और ये HCl पुनः वैसे वैसे मिल जाएगा। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड। क्या है ये, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है। और ये हमारा जो है बेंजीन है। कौन है ये, बेंजीन, नाम याद रखना। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखोगे कैसे, आप बताएंगे कि जब हम बेंजीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जो है AlCl3 और CuCl युग्म की उपस्थिति में कराते हैं। किसके युग्म में करा रहे हो, AlCl3 और CuCl युग्म की उपस्थिति में कराते हैं, तब हमें बेंजल्डिहाइड या जो है एल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं। और इस अभिक्रिया को हम जो है गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, यह आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर हर बार पूछा जाता है। समझ में आया कि नहीं, इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वैसे भी पूछा जाता है। और सुनिए, ये जो बेंजल्डिहाइड लिखे हैं ये एक प्रकार का कौन है, ये एल्डिहाइड। ये तो है एल्डिहाइड। आप देख रहे हो इसमें क्या लगा है, इसमें CHO लगा है, एल्डिहाइड नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं, तो आप लिख लोगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं कि जब हम बेंजीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं AlCl3 और CuCl युग्म की उपस्थिति में, तब हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गाटरमान कोच अभिक्रिया कहलाती है।
समझ में आ गया? इतना लिखना है, याद रखना। गाटरमान कोच, कोच कोच मतलब COHCl होगा और इधर बेंजीन होगा। आराम से बना देना बेंजील्डिहाइड। समझ में आ गया? चलो, ये तो है एल्डिहाइड के निर्माण की विभिन्न विधियां थी जो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसके रासायनिक गुण को देख लेते। चलिए भाई, अब हम एल्डिहाइड के रासायनिक गुण की बात करते हैं। तो एल्डिहाइडों के रासायनिक गुण में सबसे पहला रिएक्शन हमने लिया है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। ये अपचयन अभिक्रिया क्या है भाई? अपचयन अभिक्रिया में हम हाइड्रोजन का योग कराते हैं। क्या कराते हैं? हाइड्रोजन जोड़ते हैं, और जिसमें भी हाइड्रोजन जोड़ेंगे वो सब जो है अपचयन अभिक्रिया बोली जाती है। ध्यान रखना, जितना ही हाइड्रोजन जोड़ा जाता है अपचयन अभिक्रिया, जितना ऑक्सीजन जोड़ा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ में आ गया? तो चलो अपचयन अभिक्रिया देख लेते हैं। तो किसका अपचयन कराने जा रहा है? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का फार्मूला याद है? नहीं याद है? चलो याद कर लो। एल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। ये आपका एस्टल्डिहाइड है। कौन है ये? एसिटल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड। तो ये आपका एल्डिहाइड नहीं हुआ, ये एल्डिहाइड भाई। इसका हम अपचयन कराएंगे, मतलब H2 लाके जोड़ देंगे। अब H2 तो इसे जुड़ेगा नहीं भाई। H2 जोड़ने के लिए हमें निकेल उत्प्रेरक अब 200 डिग्री सेल्सियस ताप कम से कम लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के जब हम एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो क्या बनेगा? अरे एक हाइड्रोजन इधरिया लगा देंगे, CH2 हो जाएगा, एक बगलिया लगा देंगे, OH हो जाएगा। और क्या बनाओगे भाई? CH3CH2OH। और ये है कौन? ये अल्कोहल है। और क्या है? ये आपका एथिल अल्कोहल है। कौन है? एथिल अल्कोहल, जिसे हम प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक अल्कोहल। चाहे आप प्राथमिक अल्कोहल कह दो और चाहे एथिल अल्कोहल कह दो। एथिल अल्कोहल मौके पर बना है और अल्कोहल है तो प्राथमिक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें जो है एक ही टाइप के एल्किल ग्रुप लगे। ठीक, तो आप इसको लिखोगे कैसे? लिखना आपको यही है कि जब हम एल्डिहाइडों का अपचयन कराते हैं, यानी H2 द्वारा अपचयन कराते हैं, तब हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक अल्कोहल बनता है। बस इतना लिख के आराम से रिएक्शन दे दो, काम आपका हो जाएगा। भाई एल्डिहाइड का फार्मूला CH3CH2 लिखोगे, H2 लगाओगे और निकेल उत्प्रेरक और 200 डिग्री सेल्सियस ताप मान लो नहीं याद है तो ऊपर अपचयन लिख देना। अपचयन हो रहा है, अब अल्कोहल बना देना। कुछ नहीं, इसको एक धरिया एक CH2 H2 में लगा, H में लगा देना, एक हाइड्रोजन H2 हो जाएगा, और बगलिया H रख देना, काम हो गया। तो कुल मिला के जब हम एल्डिहाइडों का H2 द्वारा अपचयन कराते हैं तब हमें अल्कोहल बनता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान अभिक्रिया है। बस H2 एल्डिहाइड लिखना, H2 लिखना, आराम से जोड़ देना, बन जाएगा। ठीक, चलो दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। चलिए अगला हम टालेन अभिकर्मक की अभिक्रिया जो है एल्डिहाइड पर करा कर देख लेते हैं। टालेन अभिकर्मक जानते हैं? टालेन अभिकर्मक क्या होता है वो आप चाहे जानो या ना जानो, लेकिन Ag2O रिएक्शन करता है, ये आप जरूर जानिएगा। ठीक, तो जैसे मान लो एल्डिहाइड हमारा हो गया CH3CHO, ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है। इस पर आप Ag2O का अभिक्रिया कराओगे। किससे अभिक्रिया कराओगे? Ag2O। ये कौन है? ये है हमारा टालेन अभिकर्मक है। कौन है? टालेन अभिकर्मक है। टालेन अभिकर्मक में यही अभिक्रिया करता है। ठीक है, और ये हमारा एक प्रकार का एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। इस पर टालेन अभिकर्मक की अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या? अब भाई ये ऑक्सीजन इसमें किसको दे देंगे? ये H की जगह यह लगा देंगे और H को इधर किनारे सरका देंगे तो COOH हो जाएगा। यानी ये जो हमारा है CH3COOH हो जाएगा, और Ag हमारा जो है अलग मिल जाएगा, और इसे हम रजत दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजत दर्पण। चांदी जानते हो ना, तो रजत मतलब चांदी होता है, और दर्पण सिल्वर मिरर, अंग्रेजी में सिल्वर मिरर और हिंदी में रजत दर्पण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रजत दर्पण प्राप्त होता है। और ये हमारा जो बना है एसिटिक अम्ल बना है। क्या बना है? एसिटिक अम्ल बना है। अरे CH3COH कौन है? एसिटिक अम्ल बना है। तो एक विधि और आपको पता चल गया होगा, एसिटिक अम्ल बनाने की विधि भी आप जान गए होंगे। समझ में आ गए? तो आप इसको लिखना कैसे है? आप ऐसे बताएंगे कि जब हम एल्डिहाइड की की अभिक्रिया जो है टालेन अभिकर्मक के साथ कराते, किससे कराते हो? टालेन अभिकर्मक के साथ कराते हैं, तब हमें रजत दर्पण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रजत दर्पण प्राप्त होता है। समझ में आया नहीं? बस इतने तो लिखना है, और क्या लिखना है जी? इतना ही सिर्फ लिखना है कि जब हम एल्डिहाइडों पर टालेन अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं तो रजत दर्पण प्राप्त होता है।
ना समझ में आए तो इसको भी लिख देना कि जब हम एल्डिहाइड पर टालन अपकर्मक की अपक्रिया कराते हैं तो एस्टिक अम्ल और रजत दर्पण प्राप्त होता है, या हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा रजत दर्पण प्राप्त होता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एल्डिहाइड का जो है रासायनिक गुण ये दूसरा हो गया। चलो अब तीसरा देख लेते हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेलिंग विलयन के साथ अपक्रिया। अब ये फेलिंग विलयन कौन है तो ध्यान रखना, CuO कौन है भाई, ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा CH3CHO और इस पर CuO, ये दो पार्ट के लेना, कभी भी फेलिंग विलयन है ना दो पार्ट के। और होगा क्या इसमें, होगा क्या भाई, ये जो CuO है एक नशट ऑक्सीजन देगा तो COH बन जाएगा, यहाँ वही जो ऊपर बनाया हो CH3COOH बन जाएगा, और ये Cu2O बन जाएगा। और ये Cu2O जो होता है ये लाल अवक्षेप होता है, मतलब लाल अवक्षेप, यानी ये जो है अवक्षेपित हो जाता है लाल रंग का। बाकी ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है ही है, ये आपका एस्टिक अम्ल है, एस्टिक एसिड, एस्टिक अम्ल है। और ये जो आपका है फेलिंग विलयन है, क्या है ये, फेलिंग विलयन है, फेलिंग विलयन। ध्यान रखना फेलिंग विलयन में कुछ नहीं मिलेगा, CuO दो पार्ट के लेना तो दो ये Cu2 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन लग जाएगा, एक और ऑक्सीजन इधर आके लग जाएगा, और ये आपका एल्डिहाइड कौन है, एल्डिहाइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये दोनों तीनों सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप को लिखना कैसे है, लिखना ऐसे है कि जब हम एल्डिहाइड पर फेलिंग विलयन की अपक्रिया कराते हैं तो लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। इतना लिख दीजिएगा और लिखने के बाद रिएक्शन को दे देना, आराम से आपका बना तैयार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, इस टाइप में ये रिएक्शन बहुत पूछे गए हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये सारे रिएक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। चलो समझ में आया हो तो अगला देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि कीटोन, अगला क्वेश्चन आपका कीटोन है। कीटोन क्या होते हैं, इसको बनाने की विधि बताओ, इसके रासायनिक गुण बताओ। तो चलिए हम कीटोन को जान लेते हैं, क्या होते हैं कीटोन। देखो कीटोन, जैसे आपने एल्डिहाइड कहा कि प्राथमिक अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकृत यानी विहाइड्रोजनीकरण से जो बनता है वो एल्डिहाइड होता है, तो वैसे यहाँ पर आप प्राथमिक अल्कोहल ना लेकर के आप सिर्फ द्वितीयक अल्कोहल ले लेंगे और आप बताएंगे कि द्वितीयक अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण करने से जो बनता है वो हमारा जो है कीटोन प्राप्त होता है। अगर हम बात करें कीटोन की तो कीटोन का कार्बोनिल समूह यानी CO समूह होता है। कौन सा समूह होता है, CO समूह होता है, ये कीटोन होता है। अब इसके अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें तो भाई RCOR डैश होता है, यानी सामान्य सूत्र अगर देखा जाए तो RCOR डैश होता है। या इसको अगर आप CO समूह को देखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या कोई जरूरी नहीं है आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसका क्रियात्मक समूह अगर देखा जाए तो CO समूह होता है। समझ में आया कीटोनिक समूह कौन सा होता है, ये CO समूह जो है कीटोनिक समूह होता है। तो अब कैसे, हमने आपको क्या कहा कि द्वितीयक अल्कोहल, भाई द्वितीयक अल्कोहल की अगर हम बात करें तो द्वितीयक अल्कोहल हमारा जो होता है RCHOH और फिर ये हमारा R होता है। अगर हम इसका विहाइड्रोजनीकरण करा दे, क्या करा दे, विहाइड्रोजनीकरण करा दे, विहाइड्रोजनीकरण, तो विहाइड्रोजनीकरण में मतलब ये हाइड्रोजन यानी H2 निकल जाएगा, तो बचा क्या है RCR और यहाँ पर डबल बॉन्ड O बचेगा, H2 हमारा निकल जाएगा। तो ये हमारा कौन है, यही तो कीटोन है। तो कुल मिला के अगर हम, ये कौन है, ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल है। कौन अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है भाई, द्वितीयक अल्कोहल। तो कुल मिला के अगर हम द्वितीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण मतलब देखो H2 निकला है नहीं निकला, यही निकाले कहा गया। यानी अगर हम विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तब हमें जो है क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। तो ये हमारा कीटोन की बात हो गई। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, चलो नाम भी बता देते हैं आपको। एक नाम भाई आप जानते हैं कीटोन लिखा है तो कीटोन का जो IUPAC नेम की अगर हम बात करें, इसका IUPAC नेम क्या लिखा जाता है, तो एल्केन में से क्या करना है, देखो एल्केन में से ई हटा के ओन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ओन। तो ये हमारा बन जाएगा एल्केनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केनोन। कैसे, देखो मान लो आपके पास ऐसे लिखा हो CH3CO CH3, तो इसका ये एक प्रकार का कीटोन है। समझ में आ गए,
इसका आईपीएससी नेम अगर लिखना है तो मेथ एट प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन लिखोगे, और एल्केन मतलब प्रोपेन की हटा के इसमें ओन जोड़ देना तो हो जाएगा प्रोपेनॉन। समझ में आ गया ना। कीटोनों का आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे, एल्केन में से ही हटा के ओन जोड़ देंगे तो 3 कार्बन मेथ एट प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखा जाएगा, प्रोपेन में से ही हटा के ओन जोड़ देना तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। समझ में आ गई। इसी तरीके से और अगर हो आपके पास CH3CO CH2 CH3, इसका आईपीएससी नेम लिखना हो तो नंबरिंग इधर से ही होगा 1 2 3 4, तो मेथ एट प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन में से ही हटाएंगे और ओन लगा देंगे, ओन लगाएंगे और आखिरी हम 2 भी लिख देंगे क्योंकि दूसरे कार्बन पर हमारा कीटोनिक समूह होता है। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से ये हमारा कीटोनों का आईपीएससी नाम भी लिखा जाता है। तो कीटोन आपसे जितना पूछे उतने बताइए। आपसे अगर पूछता है कि कीटोन क्या है तो आप बताएंगे कि द्वितीयक अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से कीटोन बनता है और इसका क्रियात्मक समूह CO होता है। बस इतना आप बता दीजिए, बस हो जाएगा। लेकिन आप डिटेल से पढ़ ही रहे हो कीटोन को तो ये भी जान लो कि इसका जनरल फार्मूला इस तरीके लिखा जाता है, इसमें CO समूह होता है। इस तरीके से द्वितीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण जब होगा तब हमें जो है कीटोन मिलेगा। इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है वो भी हमने आपको बता दिया। समझ में आ गया ना। तो ये आपका कीटोन हो गया। अब हम इसके बनाने की विधि की बात करेंगे। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कीटोन बनाने की विधि की, यानी कीटोन के निर्माण की विधियां, तो इसमें सबसे पहली विधि हमने जो लिया है वो है अल्कोहलों से, यानी अल्कोहलों द्वारा जो है हम कीटोन को बना सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल होना चाहिए। कौन सा अल्कोहल होना चाहिए, द्वितीयक अल्कोहल। तो द्वितीयक अल्कोहल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 और ये हमारा CHOH और फिर ये हमारा CH3 है। ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल। इसे हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। और इस द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण अगर हम कराते हैं, अब आइए ऑक्सीकरण मतलब भाई ऑक्सीकरण कराओगे, क्या कराओगे, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में कराते हैं, यानी किसके साथ कराते हैं, तो एक बात ध्यान रखना, K2Cr2O7 और साथ में H2SO4 की उपस्थिति। अगर आप K2Cr2O7 और H2SO4 इन दोनों युग्म की उपस्थिति में कराते हैं तो आपको नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। होगा क्या भाई, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर H2O ऑलरेडी पहले से लिखा है, ये तो H2O है। अगर आप H2O निकाल करके इस ऑक्सीजन को यहाँ रख देंगे तब ये आपका बन जाएगा CH3C CH3 और डबल बॉन्ड COO हो जाएगा और ये आपका H2O निकल जाएगा। तो ये एक प्रकार का कीटोन है। क्या है, ये कीटोन है। समझ में आया कि नहीं। तो आपको लिखना कैसे है, आपको आप लिखने में बताएंगे कि जब हम द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तब हमें कीटोन प्राप्त होता है। बस इतना ही लिखना है और आप रिएक्शन दे दीजिएगा। अब एक बात ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे ये आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ कौन सा लिया जाएगा। तो ध्यान रखना K2Cr2O7 H2SO4 इन दोनों युग्म के साथ जब ऑक्सीकरण कराते हैं तब हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है और इस नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा जो है हमें कीटोन बदल, यानी द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन बदल जाता है। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ H2O निकाल देना, इस O को यहाँ कार्बन के साथ लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना। समझ में आ गया ना। तो आप लिखोगे कैसे कि जब हम द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। वैसे इसका नाम अगर देखा जाए मेथ एट प्रो, ये है डाइमेथिल कीटोन है, दोनों साइड में मेथिल हो जाएगा, बीच में कीटोन है और ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल है, मतलब आइसो मेथ एट प्रो, ये हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। समझ में आ गया। चलो अब हम अगला विधि देख लेते हैं भाई। अगला है बेंजीन से। तो बेंजीन, अब आप एरोमेटिक कीटोन कैसे बनाओगे, चलिए एरोमेटिक कीटोन को देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है भाई, हमें बेंजीन ले लेना। क्या ले लेना है, बेंजीन। और बेंजीन पर हम जो है CH3COCl ले लेंगे। क्या ले लेंगे, CH3COCl। ये हमारा एसिड क्लोराइड है या आप इसे कह सकते हैं एसिटिल क्लोराइड। ये जो लिया गया है एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड, जिसे हम एसिड क्लोराइड कहा जाता है, एसिटिल क्लोराइड। और ये हमारा जो है बेंजीन है, बेंजीन। और बेंजीन पर जब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, AlCl3।
कुछ नहीं होने वाला है भाई। यहां से कहीं ना कहीं तो बेंजीन रिंग में आपको ठीक से पता है कि हर कार्नर पर जो है भाई हाइड्रोजन लगा होता है। आपको पता है कि जो ये हमारा बेंजीन होता है इसके हर कार्नर पर हाइड्रोजन लगा होता है। और तो हाइड्रोजन लगा होता है तो कहीं पर भी अगर इसमें से कुछ जोड़ोगे तो हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं। तो एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ Cl बना लेगा और ये CH3CO इसी पर आकर के लग जाएगा। तो हमारा ये जो बेंजीन है ये इस तरीके से बन जाएगा। ये CO हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा और साथ में HCl निकल जाएगा। तो ये हमारा एक प्रकार से कीटोन जो है बना तैयार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO लगा है तो कीटोन नहीं हो जाएगा। तो इसका नाम अगर देखा जाए तो मेथिल फेनिल कीटोन है। क्या है ये भाई? एक साइड में मेथिल लगा है और दूसरे साइड में फेनिल लगा है, फेनिल और बीच में कीटोन ग्रुप है तो ये हो जाएगा कीटोन। समझ में आया कि नहीं? तो ये एरोमेटिक कीटोन किस प्रकार से बनाए जाते हैं ये वो बनाने की विधि हो गई आपकी। इसमें आप लिखना कैसे है? लिखोगे कि जब हम बेंजीन पर एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराओगे? AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तब हमें कीटोन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती। क्या कहलाती है? फ्रीडल क्राफ्ट। ध्यान रखना इस अभिक्रिया को जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। समझ में आई बात कि नहीं? यह अभिक्रिया जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना? कैसे बताओगे? फिर से सुन लो कि जब बेंजीन की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड के साथ जो है AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तब कीटोन बनता है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से कीटोन बनाए जाते हैं। चलिए अगली विधि देख लेते हैं। चलिए अगली विधि है हमारी वसीय अम्लों द्वारा, यानी वसीय अम्लों से किस प्रकार हम जो है कीटोन बनाते हैं इसको देख लेते हैं। भाई वसीय अम्ल का जो सामान्य फार्मूला होता है RCOOH होता है। इसे बोलते हैं वसीय अम्ल। वसीय अम्ल और इस वसीय अम्ल को हम जो तप्त यमियन-O यानी उच्च ताप होगा, उच्च ताप पर तप्त यमियन-O प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो होगा क्या? देखो भाई दो पार्टिकल अगर आप RCOOH लेते हैं RCOOH तो एक काम करिए, एक तो आप H2O निकाल दीजिए, H2O निकल गया और दूसरा आप जो है CO2 निकाल दीजिए तो बचा क्या? RCO R बचा है ना। तो ये आपका बन जाएगा RCO R बन जाएगा और साथ में एक CO2 बन जाएगा और जो है H2O बन जाएगा। तो ये आपका कीटोन है। कौन है ये? ये कीटोन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये आपका जल है। समझ में आया कि नहीं? तो आपको लिखना कैसे है आप बताएंगे। जब हम वसीय अम्ल का उच्च ताप पर, तो कितने ताप पर? उच्च ताप पर तप्त यमियन-O उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब हमें कीटोन प्राप्त होता है। समझ में आ गया कि नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाने रहना, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये आपका था कीटोन बनाने की सामान्य विधियां कौन कौन सी है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर जो है पूछे जाते हैं। अब हम कीटोनों के रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों अगर हम बात करें कीटोन के प्रमुख रासायनिक गुणों की तो पहला रासायनिक गुण हमने जो लिया है वो है क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं। भाई ये हमारा है कीटोन। कीटोन को आप ऐसे लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये एक प्रकार का हमारा कीटोन है। भाई कीटोन कैसे जाने? ये CO समूह लगा है और ये मेथ ये प्रोपेनॉल है और इस पर जो है हम क्लोरोफॉर्म CH3 की अभिक्रिया कराएंगे। ये है हमारा क्लोरोफॉर्म। अब ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म है ऐसे अभिक्रिया नहीं करेगा। या तो आप KOH के साथ कराइए या फिर जो है NaOH के साथ कराइए। तो होगा क्या? तो जब इनके साथ आप गर्म करेंगे KOH की उपस्थिति में तो देखो बड़ा आसान है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ OH ग्रुप बना दीजिएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक बॉन्ड खाली होगा तो CCl3 इसी में लगा देना।
तो ये आपका बन जाएगा CH3 ये पहले से है और HO के साथ जो है OH बन जाएगा और यहाँ CCl3 लग जाएगा। बस एडिशनल यानी योगात्मक उत्पाद बनता है और ये जो बना है इसका नाम है क्लोरीटोन। क्या नाम है? क्लोरीटोन। याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोरीटोन बहुत पूछा जाता है कि क्लोरीटोन क्या है, क्लोरीटोन बनाने की विधि बताओ। या जो है जब हम कीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिखना कैसे है बताएंगे कि जब हम कीटोन पर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराते हैं, यानी कीटोन पर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया KOH अथवा NaOH क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तब हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरीटोन प्राप्त होता है। और यह क्लोरीटोन जो होता है एक निद्राकारी औषधि है। क्या है ये एक निद्राकारी औषधि है। हो जाएगा ना, इतना तो लिखना है और क्या लिखना। जब हम कीटोनों पर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया NaOH अथवा KOH क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तब क्लोरीटोन बनता है। बस इतना बताना है, आराम से रिएक्शन लिख देना, हो जाएगा। समझ में आया नहीं? तो ये तो आपका होगा क्लोरीटोन। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमने आपके लिए जो रिएक्शन लाए हैं वो है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण किस पर करोगे भाई? जो हमारा एरोमेटिक कीटोन होगा उस पर सल्फोनीकरण होगा। तो चलिए एरोमेटिक कीटोन ले लेते हैं। एरोमेटिक कीटोन के लिए ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, इसके ऊपर CO हो गया और CH3 हो गया। इस पर जब हम भाई सल्फोनीकरण कराना है मतलब हमें H2SO4 की अभिक्रिया कराना है। किसकी अभिक्रिया कराएंगे? H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे। तो ध्यान रखना ये H2SO4 में होता क्या है कि ये जो हमारा OH भाई ये OH हो जाएगा और फिर SO3H हो जाएगा। कुल मिला के ये OH हमारा निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। और जहां कहां जुड़ेगा, ना आर्थो पे जुड़ेगा ना पैरा पे, सिर्फ मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा क्योंकि यहाँ बड़ा ग्रुप लगा है। तो जब मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा तो वहां से H निकलेगा। भाई जहां से जुड़ेगा वहां से H ऑलरेडी निकलेगा। तो जब H निकलेगा तो OH के साथ एक H+ चार्ज से बगलिया रखोगे तो H2O बन जाएगा। तो यहीं पर ये लग जाएगा। तो ये हमारा जो कीटोन है भाई यहाँ पर COCH3 लिखा है। अब इसी पर SO3H जो है यहाँ पर ये SO3H यहाँ लग जाएगा और निकला क्या है हमारा निकला है H2O। तो ये हमारा एरोमेटिक जो कीटोन है ये यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप जो है लग जाता है। ये हमारा है भाई, देखा जाए तो ये कीटोन है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये मेथिल हो जाएगा, फेनिल हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं मेथिल, फेनिल, कीटोन, सल्फोनिक अम्ल, इस तरीके से नाम लिख सकते हैं। तो कुल मिला के सल्फोनिक समूह का जुड़ना ही सल्फोनीकरण कहलाता है। समझ में आ गए? कहीं पर भी सल्फोनिक समूह जब जोड़ोगे तो सल्फोनीकरण कहलाता है। तो आप लिखोगे कैसे कि जब हम कीटोन पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फोनीकरण होता है। क्या होता है? सल्फोनीकरण प्राप्त होता है, सल्फोनीकरण की अभिक्रिया होती है। तो ये आप रिएक्शन आराम से दे देना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो थे कीटोन का जो है प्रमुख रासायनिक गुण। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई। अगला आपका जो टॉपिक बनता है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल जाने और फिर इसके निर्माण की विधियां क्या है और इसके रासायनिक गुण क्या है। तो चलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल पहले जान लेते हैं। भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है कि ऐसा कार्बनिक यौगिक भाई जो हमारा कार्बनिक यौगिक हो जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो उसे हम जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। भाई ऐसा हमारा यौगिक हो, कार्बनिक यौगिक हो जिसमें COOH समूह यानी कार्बोक्सिलिक समूह क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो उसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सामान्य सूत्र होता है RCOOH होता है और यहाँ पर R के स्थान पर अगर देखा जाए जहां R कोई एल्किल समूह होता है। कौन होता है? एल्किल समूह होता है और R के स्थान पर H भी लिखा जा सकता है। इसके अगर क्रियात्मक समूह को देखा जाए तो COO ये H ये होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अथवा इसको आप COOH इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
तो ये इसमें क्रियात्मक समूह जो है उपस्थित होता है। ये हम समूह है, कहते हैं इसको क्रियात्मक समूह होता है, ठीक। और ये इसका जनरल फार्मूला है। अब अगर बात करें कि इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है, जान लो। तो इसका आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए एल्केन में से ई को हटाएंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। तो इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा एल्केनोइक एसिड बन जाएगा, एल्केनोइक एसिड। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, एल्केन में से ही हटा के ओइक एसिड जोड़ देना है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होता है, तो ओइक एसिड जोड़ेंगे तो एल्केनोइक एसिड बन जाता है। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए सबसे पहला HCOOH है, तो एक कार्बन वाला है, तो ये होगा मेथेन, और फिर IOC ओइक एसिड जो है इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। इसी तरीके से अगर हम CH3COOH लेते हैं तो इसमें 2 कार्बन होगा, तो ये हमारा हो जाएगा एथ और एथेन, और लास्ट में ओइक एसिड जोड़ दिया जाएगा, एथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक यौगिक जो होते हैं इनका नामकरण आईयूपीएसी किया जाता है। अगर इसका सामान्य नेम देखोगे तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड होगा, और ये हमारा जो होगा वो एस्टिक एसिड बोला जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। वह यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH समूह क्रियात्मक समूह लगा होता है, उसे हम कार्बोक्सिलिक यौगिक बोला जाता है या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। जैसे इनका फार्मूला अगर देखा जाए तो RCOH होता है, और इनमें COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बनाने की विधि की बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों के बारे में। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सबसे पहली विधि जो हमारी है वो प्राथमिक अल्कोहल। कौन से अल्कोहल से? प्राथमिक अल्कोहल। और प्राथमिक अल्कोहल का आपको फार्मूला पता है कि आप CH3 CH2OH, ये आपका प्राथमिक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है भाई? ये आपका प्राथमिक अल्कोहल है। और इस प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। अब ये ऑक्सीजन आएगा कहां से? या तो आप KMnO4 से क्रिया करा सकते हैं, अथवा जो है K2Cr2O7 के उपस्थिति में अम्लीय माध्यम प्लस H2SO4, भाई इन दोनों में से किसी को आप ले सकते हैं। और जब इनके साथ ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें बनाना क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। मतलब इसमें से हमें H2O निकाल लेना है। क्या करना है? H2O निकाल लेना है, और इसमें 2 ऑक्सीजन, इसी बिचौलिए में 2 ऑक्सीजन डाल देना है, तो ये COH हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा CH3COOH और प्लस जो है H2O बनेगा। यही हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। कौन होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है तैयार हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिखोगे, लिखना भी तो है, लिख लो। पहले लिखोगे कैसे कि जब हम प्राथमिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण KMnO4 अथवा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम प्राथमिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण KMnO4 अथवा पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय माध्यम में की उपस्थिति में कराते हैं। क्या करा रहे हो? ऑक्सीकरण करा रहे हो ना, चाहे आप इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो, की उपस्थिति में कराते हैं, तब हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है प्राप्त होता है। लिख लोगे ना? नहीं लिख पाओगे? अभी नहीं लिख पाओगे। फिर से देख लो कैसे लिखना है कि जब हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण KMnO4 अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 जो है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराते हैं, तब हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना? अब आराम से इसका एथिल अल्कोहल लिख देना। ये प्राथमिक अल्कोहल है, वैसे अगर देखा जाए तो ये एथिल अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, ठीक। और एथिल अल्कोहल जो होता है वो एक प्रकार का प्राथमिक अल्कोहल होता है, ठीक। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो बना है ये आपका एसिटिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। समझ में आ गया ना? चलो दूसरी विधि देख लेते हैं। अगला जो विधि है हमारा वो एस्टर से, यानी एस्टरों के द्वारा जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है। यानी कैसे बनाते हैं? एस्टर का फार्मूला पता है? नहीं पता।
एस्टर का सामान्य सूत्र होता है RCOO R डैश, और एस्टर का अगर हम जल अपघटन कराते हैं मतलब H2O की अभिक्रिया कराते हैं, ये आपका एस्टर है, इसको जाने रहिएगा, ये एस्टर है और ये जल है। देखो भाई कहीं ना कहीं इसको काटोगे, आपको पता है ये आपका HOH है मतलब H प्लस चार्ज OH नेगेटिव, और एस्टर जो आपका है इसको भी कहीं ना कहीं काटोगे, ऐसे काटोगे तो आपको RCOO नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा। तो एक काम करिएगा, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ जोड़ देना और इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ, तो RCOH बन जाएगा और ROH बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा और R डैश OH बन जाएगा। देखो आराम से ये R डैश ये ROH हो जाएगा और RCOH हो जाएगा। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक ये अम्ल है, और ये जो आपका बना है ये एल्कोहल है। क्या है ये एल्कोहल है। समझ में आ गई नहीं? तो लिखना कैसे है आप बताएंगे कि जब हम एस्टर का जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं, तब हमें जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। समझ में आ गया नहीं? समझ में आ गया ना? तो ये आपका एस्टर हो गया और ये H2O हो गया, जल हो गया, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। कुल मिला के जब आप एस्टर का सामान्य सूत्र RCOO R डैश होता है, तो अब इस पर अगर आप रिएक्शन देखना चाहते हैं, मान लीजिए R के स्थान पर CH3 ले लेते हैं, COO और C2H5 अगर यहाँ ले लेते हैं, और इस पर आप H2O की अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ का H जो है इसके साथ मिल जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CH3COOH और साथ में C2H5OH। तो ये हमारा एसिटिक एसिड हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, ये हमारा एसिटिक अम्ल हो जाएगा, और ये हमारा एथिल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथिल अल्कोहल। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से जो है, और ये आपने जो लिया है ये एथिल एसीटेट है। क्या है ये? इधर से लेंगे, एथिल हो गया, एसीटेट, ये हमारा एसीटेट हो जाएगा। तो कुल मिला के एथिल एसीटेट पर जल की अभिक्रिया कराओगे तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनता है। तो ये हमारा एस्टर से जो है इस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के। चलिए भाई रासायनिक गुण जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के देख लेते हैं। तो सबसे पहला रासायनिक गुण है धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3COOH है, इस पर अगर हम सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, 2 पार्ट के लेंगे, 2 यहाँ लेंगे, तो जब हम धातुओं के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या भाई, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो 2 पार्ट के लिए H2 हो जाएगा और ये N यहाँ लग जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CH3COO Na बन जाएगा और H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो ये जो बनेगा सोडियम एसीटेट बनेगा, इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट, जो कि एक प्रकार का लवण होता है। क्या होता है? लवण। समझ में आ गई? और यह हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है भाई। अगर वैसे देखोगे तो एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल है। तो आप लिखोगे कैसे? लिखना यही है कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडियम धातु अथवा पोटेशियम धातु या धातुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब हमें जो है हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कुल मिला के कार्बोक्सिलिक अम्ल पर जब धातुओं के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब H2 गैस प्राप्त होती है। समझ में आ गया नहीं? बाकी आपका लवण बनेगा ही बनेगा। क्लियर? समझ में आ गया ना? ऐसा ही बनाना है, कुछ नहीं करना है भाई। आगे से 2 लिए रहोगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 अन्य लिए रहोगे यहीं पे लगा देना सरकार के, बस आराम से निकल जाएगा H2 बन के। ठीक, चलो दूसरा देख लेते हैं। अगला जो रासायनिक गुण है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ईस्टरीकरण। क्या है? ईस्टरीकरण। अब ये ईस्टरीकरण कैसे तो क्या होता है, चलो भाई इसको जान लेते हैं। भाई ईस्टरीकरण में सबसे पहले आप कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, CH3COOH ले लेते हैं, और इस पर हम जो है C2H5OH की अभिक्रिया कराते हैं। तो ये हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको मत भूलना, एसिटिक एसिड इसे बोलते हैं भाई, एसिटिक अम्ल। और ये है हमारा एथिल अल्कोहल। क्या है? एथिल अल्कोहल। और इसे आप जानते हो CH3COH एसिटिक अम्ल है।
बड़ी कंफ्यूजन होगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये क्या मतलब है भाई? एसिटिक अम्ल रियल में लिखा है और कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब COS समूह जो लिखा है, ये कार्बोक्सिलिक खानदान है। समझ में आ गए? और ये एथिल अल्कोहल है, एक प्रकार का अल्कोहल है। इसमें अब क्रिया कराओगे, कुछ नहीं करना है। इसका जो OH है, इसके H के साथ H2O बना देंगे और इसको ला के इसी पे लिख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा CH3COO C2H5 बन जाएगा और साथ में जो है ये HOH मिलके H2 बना लेगा। तो ये बना क्या है? ये एथिल है, ये एसीटेट है, तो कुल मिला के जो बनेगा एथिल एसीटेट। और ये है क्या? एथिल एसीटेट। ये एक प्रकार का एस्टर है। क्या है ये? एस्टर है। क्या है ये? एस्टर। और एस्टर का बनना जो होता है वो ईस्टरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ईस्टरीकरण कहलाता है। तो हमने हेडिंग क्या डाला है? ईस्टरीकरण अपक्रिया। समझ में आया कि नहीं? तो आपको लिखना कैसे है आप बताएंगे। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल की अपक्रिया कराते हैं तब हमें एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त होता है। और एस्टर का बनना ही ईस्टरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ईस्टरीकरण कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खूब पूछा गया है। ईस्टरीकरण से आप क्या समझते हो? तो आप बताएंगे जब हम अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल की अपक्रिया कराते हैं तो ईस्टर बनता है और ईस्टर का बनना ही ईस्टरीकरण कहलाता है। लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की अपक्रिया द्वारा एस्टर बनता है, एस्टर और जल बनता है, कुल मिला के एस्टर बनता है। तो ईस्टर का बनना ही ईस्टरीकरण कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईस्टरीकरण पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मान के चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ऐसा नहीं। मैं उन्हीं अपक्रियाओं की चर्चा कर रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछे गए हैं। बाकी तो बुक में बहुत दिया गया है। समझ में आ गया कि नहीं? चलो अब हम अगले केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं, क्षारों के साथ अपक्रिया। तो क्षारों के साथ अपक्रिया भाई किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, मतलब CH3COOH की अपक्रिया अगर हम NaOH या KOH के साथ कराते हैं तो कुछ नहीं होगा। देखो भाई OH और H, ये H OH मिल जाएगा और Na यहाँ लग जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH3COO Na हो जाएगा और ये HOH मिलके H2O बना लेगा। ये एक प्रकार का लवण है। क्या है ये? लवण है, जिसका नाम है सोडियम एसीटेट है। क्या है ये? सोडियम एसीटेट है। और ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रकार का क्षार है। क्या है ये? क्षार है, क्षार। समझ में आ गए? तो आप लिखेंगे कैसे? आप ऐसे बताएंगे जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पर क्षार की अपक्रिया कराते हैं तब लवण और जल बनता है। बस इतना लिख करके आराम से रिएक्शन दे देना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस सूत्र आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। यानी जब आप फार्मूला पता रहेगा तभी आप रिएक्शन बना पाओगे, अन्यथा नहीं। तो जितने भी हमने बताए हैं लगभग इतना आपको तैयार हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। चलिए अब आगे जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा गया है वो है टालेन अपकर्मक से आप क्या? टालेन अपकर्मक होता क्या है ये पूछा गया है और साथ में इसका परीक्षण कैसे किया जाता है उदाहरण सहित आपसे पूछा जाता है। तो चलिए हम जान लेते हैं टालेन अपकर्मक क्या होते हैं और इसका परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। तो एक बात ध्यान रखना भाई, टालेन अपकर्मक जो होता है सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH दोनों का जो मिश्रण होता है इसे हम टालेन अपकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम जो है टालेन अपकर्मक बोला जाता है। यानी यहां से यहां तक का जो मिश्रण होता है इसे हम टालेन अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टालेन अभिकर्मक जो है कहा जाता है। समझ में आई बात? दोनों के मिश्रण को टालेन अभिकर्मक बोला जाता है। ठीक, अब आगे ये है कि टालेन अभिकर्मक जो होता है एल्डिहाइडों से अपक्रिया कराने पर रजत दर्पण बनता है। यानी जो टालेन अभिकर्मक होते हैं अगर हम इनसे एल्डिहाइडों पर अपक्रिया कराते हैं तो हमें रजत दर्पण प्राप्त होता है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो टालेन अभिकर्मक होता है ये एल्डिहाइड समूह की पहचान करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसका पहचान करने में?
यानी CHO समूह के पहचान में यानी एल्डिहाइडों का परीक्षण करने में किया जाता है। तो एक बात ये भी जाना रहेगा भाई, जब भी टालेन अभिकर्मक की अपक्रिया कराई जाती है तो इन दोनों की अपक्रिया नहीं कराई जाती है, वहां पर सिर्फ व सिर्फ जो है इनसे जो हमें प्राप्त होता है Ag2O। भाई ये दोनों आपस में अपक्रिया करते हैं और Ag2O मिलता है। यही Ag2O जो है टालेन अभिकर्मक की जगह पे यूज किया जाता है। इन दोनों को ना लिख करके इसी का उपयोग जो है किया जाता है। अब इसका उपयोग जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है एक एल्डिहाइड है CH3CHO और इस पर जो है Ag2O, ये कौन है? यही आपका टालेन अभिकर्मक है, टालेन अभिकर्मक। कुल मिला के आप जो है भाई यहां इसका ना लेकर के केवल इतना ही लिखा जाता है और ये आपका एल्डिहाइड है। कौन है? एल्डिहाइड। आप देख रहे हैं ये CHO लगा है, एल्डिहाइड समूह है, एस्टल्डिहाइड है। इस पर जब आप अपक्रिया कराते हैं तो ये आपका जो है एक ऑक्सीजन इसी में लग जाएगा तो ये बन जाएगा CH3COOH हो जाएगा और हमें Ag जो है प्राप्त होता है। तो यही हमारा रजत दर्पण होता है। क्या होता है? रजत दर्पण। और ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले आपको यह जानना है टालेन अभिकर्मक क्या होता है। तो आप बताएंगे सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को टालेन अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टालेन अभिकर्मक कहा जाता है। और टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड, ये कौन है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड से अपक्रिया कर करके रजत दर्पण बनाता है। क्या बनाता है? रजत दर्पण, मतलब सिल्वर मिलर बनाता है, रजत दर्पण बनता है। यानी टालेन अभिकर्मक जो है एल्डिहाइडों की पहचान में जो है, एल्डिहाइडों का परीक्षण करने में जो है, एल्डिहाइडों के क्रियात्मक समूह को पता लगाने में जो है उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? टालेन अभिकर्मक क्या है? टालेन अभिकर्मक का रिएक्शन जो है Ag2O से कराया जाता है, लेकिन ये इन दोनों के मिश्रण से ही ये बना होता है। किससे बना होता है? सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का जो जलीय विलयन बनेगा वो Ag2O निकल के आएगा। तो यही अपक्रिया करता है और ये तुरंत जो है रजत दर्पण बनाता है। तो समझ में आ गया होगा टालेन अभिकर्मक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाने रहिएगा। चलो अगला देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन छोटा सा और पूछा जाता है, वो है फेलिंग विलयन क्या है। तो चलिए फेलिंग विलयन भी जान लेते हैं। देखो फेलिंग विलयन जो होता है वो हमारा CuO, मेन रिएक्शन जो कराया जाता है वो CuO होता है। एक ऐसा रासायनिक अभिकर्मक है, ये भी जो है एक रासायनिक अभिकर्मक होता है जिसके द्वारा एलिफेटिक एल्डिहाइडों तथा कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण किया जाता है। यानी एलिफेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं यानी एल्डिहाइडों का तथा कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण इससे जो है किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कोई एल्डिहाइड, जैसे मान लीजिए ये हमारा CH3CHO है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है और इस पर अगर हम COO की अपक्रिया कराते हैं तो इसमें एक ऑक्सीजन देगा और ये बन जाएगा CH3COOH बन जाएगा और ये हमारा Cu2O बन जाएगा। ये लाल अवक्षेप मिलता है, लाल अवक्षेप, ये लाल अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि क्यूपरस ऑक्साइड का होता है। किसका होता है? क्यूपरस ऑक्साइड का होता है, क्यूपरस ऑक्साइड का। समझ में आ गया? क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ये हमारा जो होता है ये फेलिंग विलयन होता है। क्या होता है? फेलिंग विलयन। और ये जो हमारा है ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जिसे आप कह सकते हैं एस्टल्डिहाइड है। तो आप ऐसे बता सकते हैं इसका उदाहरण में कि जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का फेलिंग विलयन से अपक्रिया कराते हैं तो क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये जो है फेलिंग विलयन की अपक्रिया हो गई। और फेलिंग विलयन क्या है? फेलिंग विलयन एक ऐसा रासायनिक अपकर्मक होता है जिसके द्वारा एलिफेटिक तथा कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण किया जाता है। समझ में आ गया ना? तो ये जितने भी टॉपिक्स हमने चर्चा किए ये इस लेसन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे और इस तरीके से आपका चैप्टर पूरा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं सभी टॉपिक्स या सभी हेडिंग्स आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।